हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के सिलेबस में आज हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। असल में जो आपकी फिजिक्स है, जो फिजिक्स की ब्रांचेस या कॉन्सेप्ट फिजिक्स से रिलेटेड, वो यहाँ से शुरू होता है। अभी तक फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया गया था कि जो भी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे उन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं और उनके यूनिट्स, डायमेंशंस वगैरह के बारे में। जो मेन फिजिक्स है वो यहाँ से शुरू होता है, जो आज हम शुरू करेंगे। और उस काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं याद दिला दूं जो हमने 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी। वो चीज आपको सामने दिख रही है। आपसे पूछा गया था व्हाट इज फिजिक्स, कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए व्हाट इज फिजिक्स। तो वहां आपको ये बताया गया था कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन। अभी जो साइंस है ना, अगर आपसे पूछा जाए साइंस क्या होती है, तो साइंस का मतलब है जो हमारा नेचर है उसको स्टडी करना ही साइंस है। और उस नेचर में जब आप ये स्टडी करते हो कि कौन कौन सी चीजें किन किन चीजों से मिलकर बनी हैं, यानी नेचर में पाए जाने वाली चीजों का कॉम्पोजिशन आप स्टडी करते हो, तब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो। ठीक है जी, तब आप पढ़ रहे होते हो क्या? केमिस्ट्री। अब उसके बाद जब आप नेचर में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हो, किसके बारे में पढ़ रहे होते हो? लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं, तब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हो। और जब आप नेचर में जो फिनोमिनन टेक प्लेस करते हैं, यानी नेचर में होने वाली घटनाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बारिश होना, दिन रात होना, जो भी कुछ नेचर में अपने आप होने वाले फिनोमिनन होते हैं, जब आप वो पढ़ रहे होते हो तब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हो। तो आपसे क्या कहा गया कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। नेचर तो सभी कुछ है, साइंस में हम नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे कॉम्पोजिशन में बोला कि वाटर नेचर में पहले से ही था, लेकिन जब पता चला कि वाटर किस किस चीज से मिलकर बना है तो बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों ने नेचर में जितनी चीजें हैं वो किस किस चीज से मिलकर बनी है वो पढ़ा, और उसके बाद उनसे मिलते जुलते आर्टिफिशियल चीजें भी बनाई। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो आपको एक प्लांट से मिलता है। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो सिल्क वॉर्म बनाता है। लेकिन जब पता चला कि ये किस किस चीज से मिलकर कैसे कैसे बनते हैं, तो उन्होंने आर्टिफिशियल फाइबर बनाया, जैसे कि पॉलिएस्टर, रेयॉन वगैरह। तो ऐसे केमिस्ट्री में कौन सी चीजें किससे मिलकर बनती हैं और उनके कॉम्पोजिशंस पढ़ते हैं। बायोलॉजी में आप लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हो। फिजिक्स में आप ना तो कोई लिविंग ना नॉन लिविंग चीजों के बारे में नहीं,
नेचुरल फिनोमिनन के हाउ दे टेक प्लेस। कोई भी फिनोमिनन, जैसे अर्थ है ये हमारी, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी नहीं करना। जब ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा तो ये नीचे गिर रहा है, ये इसका नीचे आना एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है। तो ये क्यों आता है, क्या वजह है, तो आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। फिनोमिनन को पढ़ना फिजिक्स है। अब इस फिजिक्स में आपके पास जितने भी नेचुरल फिनोमिनन होते हैं वो सारे आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो जैसे हमने साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे फिर आगे जाके केमिस्ट्री को भी आप कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजी को भी आप डिवाइड करके पढ़ते हो, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो तो बोलते हैं बॉटनी, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो zoology। ऐसे ही फिजिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो फिजिक्स साइंस की ब्रांच है और फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसके बारे में हम जिन सारी ब्रांचेज के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। कुछ ब्रांचेज हम 11th में पढ़ेंगे, कुछ ब्रांचेज हम 12th में पढ़ेंगे। और हर ब्रांच में किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में हर चीज रिलेटेड होगी किससे, हीट से। हीट के बारे में जो भी कुछ पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स होगा। जब हम कहेंगे बच्चों को ऑप्टिक्स ब्रांच पढ़ाई जाएगी, तो ऑप्टिक्स ब्रांच में जो भी कुछ रिलेटेड होगा वो लाइट से रिलेटेड होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। तो फिजिक्स को ब्रांचेस में बांटने का रीजन ये है कि एक ब्रांच में हम एक टाइप के नेचुरल फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। तो हर ब्रांच में कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और वो सारे एक ही तरह के होते हैं। ऐसा मैथ्स में भी आपने ब्रांचेस में डिवाइड करके आप मैथ्स पढ़ते आए हो, 10th क्लास तक का मैथ्स। कभी आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हो, कभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हो, कभी आप अलजेब्रा पढ़ रहे होते हो। तो हर ब्रांच में कुछ पर्टिकुलर चीज पढ़ाई जाती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ। तो आज हम जिस ब्रांच को स्टार्ट कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम है काइनेमेटिक्स। तो हम आपको उस ब्रांच पर ले चलते हैं डायरेक्टली। ये लो जी, आ गए हैं हम उस ब्रांच के इंट्रोडक्शन पर। अभी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ब्रांच का इंट्रोडक्शन। काइनेमेटिक्स असल में फिजिक्स की मेन ब्रांच नहीं है। फिजिक्स की जो मेन ब्रांच है वो है मैकेनिक्स, और ये सबसे पुरानी ब्रांच भी है फिजिक्स की, ओल्डेस्ट ब्रांच, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच कहना चाहिए। अब हर ब्रांच में जैसा कि मैंने बताया किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे में, ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में। ऐसे ही मैकेनिक्स ब्रांच में हम क्या चीज स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। अगर वो रेस्ट में है तो क्यों है, उन पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और क्या इफेक्ट हो रहा है उनका सराउंडिंग्स पर वगैरह वगैरह, तब भी। और अगर वो मोशन में है तो मोशन में है तो कितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी उसकी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है वगैरह वगैरह। रेस्ट और मोशन के बारे में, जब बॉडीज के रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नहीं स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर टेम्परेचर स्टडी करने लगे तो हीट और थर्मोडायनेमिक्स में पहुंच जाएंगे।
बॉडी के ऊपर पड़ने वाली लाइट आई और टकरा के वापस चली गई तो हम ऑप्टिक्स में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हम बॉडी के मोशन और रेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो ब्रांच कहलाती है क्या? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के भी 3 पार्ट्स हैं, 3 सब ब्रांचेस हैं, जिनमें से फर्स्ट ये जो लिखा है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स जो हम अब स्टार्ट करेंगे, और तीसरा है डायनेमिक्स जो इससे नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। स्टैटिक्स हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल, लेकिन उसके बारे में एक बात इतना जान लें कि स्टैटिक्स वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। तो मैकेनिक्स में रेस्ट और मोशन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें से रेस्ट के बारे में जो ब्रांच स्टडी करेगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तब वो रेस्ट में है, और उसके बारे में स्टडी करते हैं, उस पर कितनी फोर्स है वगैरह वगैरह, जो भी कुछ और, वो यहाँ इस क्लास में हमें अभी फिलहाल नहीं करना है। तो बॉडीज एट रेस्ट के बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है मैकेनिक्स की ब्रांच को स्टैटिक्स कहते हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं जो हमारा मेन इस समय स्टार्ट करने वाला ब्रांच है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया ए से बी तक, तो इसने मोशन करा मतलब मूव करा, यहां से यहां तक पहुंच गया, तो हम पढ़ेंगे इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी, अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये सब कुछ स्टडी करेंगे, एवरीथिंग अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द, विदाउट नोइंग क्या, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण जाने बिना। और मोशन का कारण जनरली फोर्स होती है, लीनियर मोशन का कारण तो फोर्स ही होती है, लेकिन किस फोर्स की वजह से वो मोशन हुआ उसके बारे में हम फिलहाल कंसिडरेशन यानी जिक्र नहीं करेंगे। तो जब हम मोशन को विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स कहते हैं। उसमें मोशन के बारे में एवरीथिंग यू विल स्टडी अबाउट द मोशन, बट कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे या उसको स्टडी नहीं करेंगे कहना चाहिए। अगर बात थोड़ी बहुत जिक्र कर भी दिया तो उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं। तो पहली ब्रांच रेस्ट के बारे में स्टडी करती है, दूसरी ब्रांच मोशन के बारे में स्टडी करती है विदाउट नोइंग द कॉज, और तीसरी ब्रांच जो डायनेमिक्स है, जो हम इससे काइनेमेटिक्स के अगली यूनिट में पढ़ेंगे डायनेमिक्स इसी क्लास में, वो भी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। उसमें हम ये कॉज यानी किस वजह से मोशन हुआ है वो भी स्टडी करेंगे। तो विदाउट नोइंग द कॉज मोशन को स्टडी करना, ये दोनों ही मोशन को स्टडी करेंगे। विदाउट नोइंग द कॉज, CAUS, कॉज को स्टडी न करना काइनेमेटिक्स, और कॉज को स्टडी करना डायनेमिक्स। ये हमारी मेन ब्रांचेस के इंट्रोडक्शन हो गए। अब आगे हम बढ़ेंगे इस वाली ब्रांच को लेकर, फिलहाल इसको अभी और इसको होल्ड पर डाल देते हैं। काइनेमेटिक्स से आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, ये जानकारी जनरल नॉलेज के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपका पहला टॉपिक। जब आप मोशन के बारे में पढ़ रहे हो विदाउट नोइंग द कॉज, तो आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, और उसमें आप मोशन के बारे में पढ़ रहे हो विदाउट नोइंग द कॉज। तो कॉज को छोड़ दो, आपको सबसे पहले जानना चाहिए मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। और मोशन अगर जानना है तो रेस्ट भी जानना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क क्या होता है, अगर बॉडी मोशन नहीं कर रही होती तो वो रेस्ट में होती है, और रेस्ट में नहीं है तो मोशन कर रही है।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो बॉडी मोशन कर रही है तो वो रेस्ट में नहीं होगी, और रेस्ट में होगी तो मोशन नहीं कर रही होगी। तो आपको दोनों में डिफरेंस जानना है, तो सबसे पहले रेस्ट जानते हैं। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time। ये with the passage of time का मतलब है समय बीतने के साथ। इसकी लिखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो समय तो बीतता ही रहता है, आपके हाथ में नहीं है वो, समय बीतता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सेस पर भी और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, और अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से समय बीतता है। तो अगर आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेस्ट में है? तो मैं यहाँ इस बोर्ड पर ही आपको दिखा देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के दाएं बाएं आप देख लो। अभी इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पर ये आपको पैरागॉन क्लासेस का लोगो दिख रहा है, तो आप इसे इसकी सराउंडिंग मान सकते हो। ये बॉडी इस ऑब्जेक्ट की ए पोजीशन है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ पहुंच जाए चलता हुआ, तो अभी ये इस लोगो के सामने था, अभी ये इधर आ गया है, या यूं कहें ये है जो हेडिंग लिखी है मोशन एंड रेस्ट, ये इसके अभी लेफ्ट साइड में था, अभी राइट साइड में आ गया बी पॉइंट पर। तो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, पोजीशन उसकी ए से बी तक पहुंच गई है, और उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स ये सब कुछ है जो इस बोर्ड पर इस ऑब्जेक्ट के अलावा लिखा हुआ है या छपा हुआ है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर देता है जब अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, ठीक उसी तरह जब आप कंसीडर करो एक रोड पर एक व्हीकल मूव कर रहा है, तो रोड और उसके किनारे पर जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स या बाकी के ऑब्जेक्ट्स होंगे रेस्ट में हैं, और वो उस व्हीकल की सराउंडिंग्स हैं, और अभी वो यहाँ पर है, फिर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो लगातार उसकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं। अगर आप अभी ये लेक्चर कहीं पर बैठकर देख रहे हो, अपने दाएं बाएं जो भी आप देख रहे हो चीज़ें, वो आपकी सराउंडिंग है। एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरे चेयर पर बैठ जाओगे, दूसरे रूम में चले जाओगे, तो आपकी सराउंडिंग्स बदल जाएंगी। सराउंडिंग्स बदल जाएं अगर, और सराउंडिंग अपने आप तो नहीं जा सकती क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है, आप सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कहीं और चले जाओगे तो आप मोशन में कहलाओगे। और अगर सराउंडिंग्स जहां आप जो सराउंडिंग्स हैं वो ही रहें, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज ना हो, तो आप कहलाओगे काय में? रेस्ट में। तो रेस्ट और मोशन आपस में कनेक्टेड टर्म्स हैं। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surroundings। और मोशन क्या कहलाता है? A body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to the surroundings or with respect to an observer। ऑब्जर्वर मतलब जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो आप ये हो, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और आपने देखा कि ये यहाँ पहले यहाँ था, ये फिर यहाँ आ गया, तो आपके हिसाब से उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो जो उसको देखने वाला ऑब्जेक्ट इंसान या कोई भी और पर्सन है वो ऑब्जर्वर कहलाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो टाइम तो पैसेज, रेस्ट में भी अगर कोई बॉडी यहीं रखी रहे तब भी समय बीतता रहेगा, और चलती रहे तो भी समय उसी हिसाब से बीतता है। आप बैठे रहो तब भी टाइम तो आगे चलता ही रहता है। यहाँ ये एग्जाम्पल दिखाया गया है, स्टार्टिंग पोजीशन को 0 बोल दिया है। ये एक रोड पर एक कार को मोशन करते हुए अगर दिखाया जाए तो देखें ये जो पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोल्स सड़क के किनारे लगी हुई लाइट के पोल्स होते हैं, और ये कोई रेड लाइट वगैरह है। तो ऑब्जेक्ट अगर ये कार यानी अगर ओ यहीं पर रहे तो ये रेस्ट में है। थोड़ी देर बाद अगर ये यहाँ पहुँच जाए, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाए, और थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाए, तो नीचे इसका डिस्टेंस 1 माइल 2 माइल 3 माइल यानी चेंज हो रहा है, और उसकी पोजीशन भी सराउंडिंग्स यानी रोड और उसके आजू बाजू के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। टाइम तो बीतता ही जा रहा है, तो ये बॉडी कहला जाएगी मोशन में।
तो मोशन और रेस्ट सीख लिया है आपने। अभी जैसा मैंने आपको बताया, मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव हैं, रिश्तेदारी है उनकी। तो यहाँ उसको और आगे अच्छा समझते हैं और थोड़ा सा गहराई में क्लियर करेंगे। ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है। बच्चे सीधा मैथमेटिकल पोर्शन पर जो आ जाते हैं उनको आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि पहले अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग करें, देन आप फॉर्मूले वगैरह सब यूज कर पाओगे आसानी से। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये क्या मतलब है इसका? मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। इस चीज को जरा हाईलाइट कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, इसका मतलब आपको डिटेल में समझाएंगे। मोशन जो है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और जो ऐसी चीज जिसके रेस्पेक्ट में वो मोशन कर रहा है, जो उसे देख रहा है, या फिर वो ऑब्जर्वर, आप क्योंकि देख रहे हो इसलिए आप कहलाई जा सकते हो, नहीं तो सराउंडिंग्स भी ऑब्जर्वर कहलाई जा सकती है। भले वो कुछ बता नहीं सकती लेकिन देख तो रही होती है। सड़क के किनारे लैंप पोस्ट या जो सड़क के किनारे लाइट लगी है, सड़क के किनारे कोई होर्डिंग लगा है, उसके सामने से रोज कार गुजरती हैं कितनी भी, तो वो ही एक ऑब्जर्वर माना जा सकता है। बस आप बता सकते हो कि हाँ कार गुजरी है, वो बता नहीं सकता किसी को कि मेरे सामने से कार गुजरी है, लेकिन वो कार का मोशन उसके रेस्पेक्ट में हो रहा होता है। अगर कोई साइड में चीज हो ना, तो वो रेस्ट और मोशन कुछ नहीं होगा। मैं इसको और अभी एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। पहले ये वाला एग्जांपल देख लें। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। ये तो आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकते हो, करा होगा कि आप एक रोड पर एक बस में या किसी भी व्हीकल में बैठकर जब आगे जा रहे होते हो, तो सड़क के किनारे जो भी पेड़ होते हैं या कोई भी, जो मैंने अभी होर्डिंग्स वगैरह जो भी कुछ है, आप इधर जा रहे हो वो आपको इधर जाते हुए दिखते हैं। तो आप इनको देख रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो, ये आपके रेस्पेक्ट में इधर मूव कर रहे हैं, और ये आपको देख रहे हैं तो आप इनके रेस्पेक्ट में इधर मूव कर रहे हो। तो मोशन कौन कर रहा है, किधर कर रहा है, ये ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। ऑब्जर्वर के बिना देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है तो उसे बस इधर जाती दिख रही है, कि बस में बैठे पैसेंजर को वो चीज उल्टी दिशा में जाती हुई दिखती है। तो जो सड़क के किनारे खड़ा, अगर वो ऑब्जर्वर है तो आप उसके लिए मोशन हो, और अगर आप ऑब्जर्वर हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड साइड perceives the bus along with the passengers are as moving। ये देखो यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, इनके हिसाब से बस भी और बस के अंदर सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं। However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो बस के अंदर का सीन है। अब यहाँ पर these people are observers and bus is in motion with respect of these people। बस जो है और उसके अंदर के पैसेंजर मोशन में है इनके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। लेकिन बस के अंदर का पैसेंजर अगर बाहर देखता है, बस के बाहर देखता है अगर, तो उसको बस के बाहर के ऑब्जेक्ट्स मोशन में दिखाई देंगे। लेकिन अगर बस का पैसेंजर अपने बराबर वाले पैसेंजर को देखता है, तो बस के दो, आप बस में बैठे हो और आपकी बराबर की सीट में भी कोई बैठा है, तो वो भी आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और आप भी उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। तो बस के अंदर जितने लोग बैठे हैं, ये बस के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में, यानी ये इसकी रेस्पेक्ट में और ये इसकी रेस्पेक्ट में रेस्ट में। लेकिन अगर बस मूव कर रही है पूरी, फिर भी ये दोनों आपस में रेस्ट में कहलाएंगे, लेकिन बाहर बस के जो चीजें हैं उनके रेस्पेक्ट में ये मोशन में कहलाएंगे।
तो मोशन जब आप पढ़ते हो तो आपको बताना पड़ता है किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट और किसके रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा है। और उसका एक और बेस्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूं। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। अभी आप सोचते हो कि आप एक चेयर पर बैठे हो या अपने बेड पर बैठे हो या क्लासरूम में अगर आप बैठे हो, तो ये आपका घर है। आप उस घर के यहाँ पर घर के अंदर कहीं पर बैठे हो, आप बोलोगे मैं तो रेस्ट में हूं क्योंकि मैं घर के अंदर बैठा हूं और घर तो मूव नहीं कर रहा। लेकिन असल में आपका घर मूव कर रहा है। हाँ, आप अगर सिर्फ जैसे बस का पैसेंजर बस के अंदर अंदर देखता है तो उसके सारे पैसेंजर्स को पैसेंजर्स जिनको बोलते हैं साथी, सब रेस्ट में। लेकिन जब वो बस के बाहर देखेगा तो सब उसको मोशन में लगेंगे क्योंकि बस मूविंग है। अब आप अपने घर के बाहर देखोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, सारे मकान भी आपको वहीं पर दिखाई देंगे। लेकिन आपका घर जिस अर्थ पर है, यहां पर है आपका घर कहीं, वो अर्थ, पूरा अर्थ सन के अराउंड मोशन कर रहा है। तो अगर आप पूरी अर्थ के बाहर देखते हो जैसे आप बस के बाहर देख रहे थे, और आपका किसके रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में मोशन लिया जाए, तो जो इंसान अर्थ पर बिल्कुल रेस्ट में भी है वो सन के कंपैरिजन में मोशन में है। तो इसलिए याद रहे, ये बस का एग्जाम्पल ही बड़ा होकर ग्लोबल होकर पूरा अर्थ का एग्जाम्पल बन जाता है। अब आपकी जो पूरी बस के पैसेंजर्स हैं, ऐसा समझ लो अर्थ पर रहने वाले सारे लोग हैं वो, और वो सब लोग रेस्ट में हैं। लेकिन वो पूरी अर्थ जिस पर ये सारे लोग हैं, वो पूरी अर्थ तो मूव कर रही है जैसे बस आपको लेकर मूव कर रही थी। तो दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में यानी परफेक्टली रेस्ट में नहीं है। अब सबको लगता है ये सन रेस्ट में है और बाकी सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन रिसर्च से और एनालिसिस से ऐसा पता चला है कि ये पूरा सोलर सिस्टम भी किसी और गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। बट क्योंकि हम सोलर सिस्टम के बाहर, अभी तक हम जो सैटेलाइट से और जो भी हमारे गैजेट्स वगैरह बने हैं उससे हम सोलर सिस्टम के अंदर अंदर कुछ प्लैनेट्स तक ही देख सकते हैं। मार्स वार्स तक पहुंचा दिया है, मिशन मंगल मूवी देखी होगी बच्चों ने। लेकिन हम सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकले। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर झांक कर देखें, इस पूरे सिस्टम से बाहर झांक कर देखें, तब हमें शायद पता चलेगा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी किसी और चीज के अराउंड मूव कर रहा है। तो यहाँ यही बात लिखी गई है, वी नो दैट द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स लाइक योर क्लासरूम, a tree and lamp post etc. do not change their position with respect to each other, that is they are at rest. Although earth is in motion to an observer situated outside the earth. अर्थ के बाहर से देखेंगे तो अर्थ मोशन में है। मान लीजिए किसी से इन अ स्पेसशिप, अगर स्पेसशिप अर्थ के बाहर चले जाएं, यहाँ किसी स्पेसशिप में जैसे सैटेलाइट वेटेलाइट वगैरह छोड़ने के लिए चले जाते हैं, our classroom, trees etc. would appear to be in motion. Therefore all motions are relative. There is nothing like absolute motion or absolute rest. Absolute मतलब खुद का और relative मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है और दुनिया में कोई भी चीज का एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट स्टडी नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा थ्योरेटिकल जानकारी है इसके बारे में, मोशन और रेस्ट के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए बिफोर नोइंग द फॉर्मूलाज मैथमेटिकली। अब हम रेस्ट और मोशन को डिटेल में समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ। मोशन, अब मोशन, रेस्ट और मोशन के बारे में समझ लिया है, रिलेटिव वगैरह, कौन रेस्ट कौन मोशन, कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अब आगे रेस्ट को छोड़ दें, हम मोशन के बारे में पढ़ें। और हम कौन से मोशन के बारे में पढ़ेंगे? वही हमारे जो डेली लाइफ का मोशन है, अर्थ के बाहर के मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे।
आप सड़क पर जा रहे हो तो सड़क आपकी सराउंडिंग्स है और आपका बॉडी मोशन कर रहा है। आप कार में जा रहे हो तो कार मोशन में है और आजू बाजू जो कुछ है वो सराउंडिंग्स है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास और पार्टिकल। सबसे पहले ये टर्म आपको जानना जरूरी है। ये सारी टर्म्स आपके जब आप फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल उसमें आएंगे तो ये टर्म्स यूज होंगी। हर टर्म का मीनिंग क्या है अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो आपको उसे समझने में दिक्कत आएगी। अ बॉडी, जैसे आप कहोगे ना एक बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉडी का मतलब क्या लिया जाएगा फिजिक्स में? अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस and consequently having a finite size, shape and occupying some definite space is called a body. अगर आपसे बोला जाता है एक बॉडी है तो वो एक लिमिटेड साइज की, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट, एक लिमिटेड साइज का, एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट होगा जिसका कुछ शेप भी होगा, साइज भी होगा और कुछ वॉल्यूम भी होगा और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर यानी पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स से मिलकर बॉडी बनती है। दुनिया में हर चीज पार्टिकल्स यानी एटम्स से मिलकर बनी है। उसके बाद रिजिड बॉडी क्या होती है? आप आसान भाषा में समझें तो रिजिड का मतलब होता है सख्त। आपकी ये जो बॉडी है, अगर आपने इसको ऐसे फोर्स लगाया और ये बॉडी स्क्वीज हो गई तो इसका मतलब जो इसके पार्टिकल्स थे ना, स्क्वीज होने का मतलब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत और क्लोज आ गए और अगर आपने इसे स्ट्रेच किया तो पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे। जिस पार्टिकल को आप, जिस बॉडी को आप स्क्वीज कर सकते हो या स्ट्रेच कर सकते हो वो रिजिड नहीं है। रिजिड वो बॉडी होती है जिसको दबाया नहीं जा सकता और खींचा नहीं जा सकता, यानी उसके पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन से हिलाया नहीं जा सकता, ना नजदीक ला सकते हैं ना दूर ले जा सकते हैं। सख्त बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। यहाँ लिखा है बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बॉडी के पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो अगर अनचेंज रहे, बदल ना पाए, तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है, सख्त बॉडी। उसके बाद पार्टिकल क्या होता है वो तो आपको पता है, अभी बताया, छोटा छोटा एटम वो पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर बॉडी बनती है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विद 0 डायमेंशंस, ऐसे पॉइंट होता है, जैसे ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना पॉइंट, पॉइंट की कोई साइज नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, ना उसकी लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। which can be described by its mass and position is defined as particle। हाँ, ये कितना भी छोटा पार्टिकल है इसका मास भी होता है और इसकी पोजीशन भी होती है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट इसका साइज कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बॉडी बनती है जिसका साइज होता है। Thus a particle has only a definite position, यानी पार्टिकल की सिर्फ एक डेफिनेट पोजीशन होती है और कुछ डेफिनेट मास होता है, लेकिन उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। डायमेंशन मतलब किसी पार्टिकल की ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। इन द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वी विल कंसिडर अ बॉडी टू बी अ पार्टिकल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब इस लाइन का मतलब आपको अगले पोर्शन में समझ में आएगा। तो वो चीज समझने के लिए, वो लाइन समझने के लिए एक बार ध्यान से देखें। पार्टिकल का मतलब एक उतना छोटा चीज जिसका कोई साइज नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, बस उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उन पार्टिकल्स से मिलकर ही बड़ी बॉडी बनती है। बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन पार्टिकल का खुद का कोई साइज नहीं होता, बॉडी का साइज होता है। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए क्या बोल रहा है ये, इन द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं,
वी विल कंसिडर अ बॉडी टू बी अ पार्टिकल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हम एक बॉडी को एक पार्टिकल यानी पॉइंट की तरह लेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है दिखाते हैं। इसका मतलब देखने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है वो मतलब। यहां आपके पास हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास पार्टिकल। वैसे डेली लाइफ में आप जिन ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करोगे वो पॉइंट साइज के कभी नहीं होंगे। आप काइनेमेटिक्स में स्टडी करोगे कि कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मोशन ऑफ कार, बस, ट्रक, कोई या ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान का, किसी जानवर का। आप ये कभी स्टडी नहीं करोगे काइनेमेटिक्स में कि एक एटम जो कि एक पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जब काइनेमेटिक्स बनी थी, ब्रांच बनी से मतलब जब काइनेमेटिक्स के बारे में लॉज वगैरह साइंटिस्ट लोगों ने लोगों को समझाए कि मोशन ऐसे ऐसे होता है, डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल करती है बॉडी, तब तक एटम की खोज ही नहीं हुई थी। एटम वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो ये उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं जो आंख से दिखाई देते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन या उसके मोशन के बारे में डिस्कशन नहीं होता। लेकिन फिर भी इस कार को भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है काइनेमेटिक्स में स्टडी करने के लिए। कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों मानते हैं वो दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। When the size of the object is much less in comparison to the distance covered by the object, then the object is considered as a point object. ये एग्जाम्पल के तौर पे ये जो कार है ये यहाँ 0 पर है और ये यहाँ 5 पर पहुंचेगी, 5 माइल्स। ठीक है जी, पहले माइल्स में लेते थे, लेकिन अगर आप SI यूनिट में लोगे तो लेट अस सपोज किलोमीटर्स में ले लिया हमने डिस्टेंस कि 5 किलोमीटर कार ट्रैवल कर रही है। तो इस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के कंपैरिजन में कार का ये जो साइज है ना, ये जो चीज है कार की खुद की लेंथ, कार का खुद का बोनट से लेके डिक्की तक का जो ये डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है। यानी आप ये नहीं कहोगे कि A से B तक जब कार ट्रैवल करती है तो पहले कार का ये हिस्सा यहाँ B पर पहुंचता है, फिर कार का बैक वाला हिस्सा B पर पहुंचता है। क्योंकि वैसे नॉर्मली देखें तो जब कार A से B तक जाएगी तो सबसे पहले B पर कौन टच करेगा? कार का फ्रंट पोर्शन, और फिर आगे बढ़ गई तो फिर बैक पोर्शन B पर टच करेगा या उसे क्रॉस करेगा। लेकिन हम ये कंसीडर नहीं करते कि कार के फ्रंट पोर्शन ने कब B को टच किया और बैक पोर्शन ने। पूरी कार को एक ही ऑब्जेक्ट मानते हैं और कितने साइज का? पॉइंट साइज का। उसका खुद का साइज कंसीडर नहीं किया जाता कि हाँ जी A से B तक पहुंचे तो 2 मीटर तो कार की लंबाई है। ऐसी अगर कोई ट्रेन भी बहुत लंबा दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हो तो आप ये नहीं देखोगे कि दिल्ली से मुंबई तक का टोटल डिस्टेंस के मुकाबले ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है, क्योंकि उसमें भी दिल्ली से जब ट्रेन चलेगी तो पहले उसका इंजन जो है वो मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा, बाद में उसकी जो टेल है, और बल्कि ट्रेन तो ऐसे पहुंचती है तो उसकी टेल तो बहुत पीछे रहती है और इंजन आगे रहता है। लेकिन सब लोग इकट्ठे ही मुंबई पहुंच जाते हैं ना, पूरे ट्रेन के पैसेंजर्स। तो पूरी ट्रेन को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, उसके हर एक डब्बे को अलग अलग कंसीडर नहीं किया जाता फॉर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। हाँ, अगर पूरी ट्रेन को ही आप सिर्फ कंसीडर कर रहे हो तो उसके यहाँ अलग अलग डिस्टेंसेस होंगे। तो यहाँ क्या कहने का मतलब है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की खुद की क्या डायमेंशन है, खुद की लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, उसे कंसीडर किए बिना उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस या पाथ कवर किया है उसको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के खुद के साइज के कंपैरिजन में पाथ का जो डिस्टेंस या लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए आप जो भी मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट, कार, बस, ट्रक वगैरह होगी, उसे किस साइज का मानेंगे? पॉइंट साइज का। तो इसलिए यहां नीचे लिखा है डायमेंशंस ऑफ कार आर स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
ये जो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके कंपैरिजन में कार की खुद की लंबाई ना के बराबर है, सो वी कैन टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये वो चीज है जो आपने पढ़नी होती है आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों को बनाकर बताता हूं। जैसे कई बारी, ये इसको हटा देता हूं मैं यहां पर एग्जांपल बनाने के लिए। कई बारी आपको किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकली शो करना होता है। तो आप एक ग्राफ बनाते हो, अब ग्राफ में क्या करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, और आपने बोला कि ये ऑब्जेक्ट यहां से, कोई कार है वो यहां से यहां पहुंची है, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो उसने ये एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बता देते हो और वाई में डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बता देते हो। या आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप उस कार की पोजीशन खुद ही लोकेट कर सकते हो। आपको बोला कि कार जो है वो 3 और 4 इस पर है, तो आप एक्स में 3 और वाई में 4 कार की पोजीशन, तो आप यहाँ एक पॉइंट ही तो बनाते हो, पूरी कार इतनी बड़ी थोड़ी बनाते हैं। तो इसलिए मोशन के बारे में जब स्टडी हम कर रहे होते हैं तो हम पूरे जो रास्ता है जिस पर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया उसके कंपैरिजन में मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का साइज न लेकर उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आज के बाद जब तक स्पेशली मेंशन ना किया जाए साइज के बारे में, तब तक आप हर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट साइज का ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका मेन फॉर्मूले वाला, कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्विंग पोर्शन शुरू होता है काइनेमेटिक्स का, ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। इसलिए बच्चे इनको जरा ध्यान से याद रखें। ये पूरी जो थ्योरी है ये आपको थ्योरेटिकल क्लास बहुत अच्छी तरह समझ के याद रखनी है। इसमें जितने टर्म्स और जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं वो सबको अच्छी तरह याद रखने हैं। बाद में फिर बार बार इन चीज़ों को रिकॉल, जो भी मैं टर्म्स यूज करूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, पार्टिकल, रेस्ट, मोशन, सराउंडिंग्स, रिलेटिव, ये सब चीज़ें याद यूज किए जाएं तो एकदम से माइंड में रिकॉल हो जानी चाहिए। तो आज की क्लास फिनिश करने से पहले एक लास्ट टॉपिक और आपको सिखाया जाता है। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। आपने मोशन क्या होता है वो सीख लिया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, लेकिन आपको कितने टाइप्स का मोशन यहां पर पढ़ना है फिलहाल इस चैप्टर में, तो यहां पर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। टाइप्स ऑफ मोशन में आपको मोशन इन 1 डायमेंशन, यहां लिखा है नीचे देखिए, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन पढ़ना है। तो कैसे होता है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, वो बताते हैं। उसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ बच्चे पहचानते हैं, 10th क्लास में बच्चों ने ग्राफ प्लॉट करना सीखा है। अब अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरा एक पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई कार वार कुछ भी, जिसे मैंने कहा था हम लेंगे क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो ओरिजिन पर है, यानी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, और वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और वो यहां पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद फिर यहां पहुंच जाता है, फिर यहां पहुंच जाता है। देख रहे हैं, मैं पॉइंट्स प्लॉट करते जा रहा हूं जहां जहां वो पहुंच रहा है। तो उसकी जो भी लोकेशन है वो बताई जा सकती है। कैसे? ऐसे, जब वो 0 पर है तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे वो यहां भी जा सकता है, ऐसे वो y एक्सिस में भी जा सकता है,
माइनस वाई में भी। तो वाई एक्सिस में जाएगा तो आप वाई एक्सिस में उसकी पोजीशन बताओगे, जेड एक्सिस में जाएगा तो जेड एक्सिस में पोजीशन बताओगे। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए सिर्फ वन कोऑर्डिनेट ही यूज कर रहे हो और उसकी पोजीशन एग्जैक्ट पता चल रही है, तो उसे कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोल देते हैं। अब अगर वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाए, फिर यहां कहीं पहुंच जाए, फिर यहां कहीं पहुंच जाए, मैं इनको रेड मार्क से बनाता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रीन मार्क से मैंने एक्स वाई जेड वाले बनाए, रेड मार्क्स बनाता हूं, ये पहुंच गया यहां पर, ये पहुंच गया यहां पर, ये पहुंच गया यहां पर। ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और वो यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, तो आपको उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स पता लगाने पड़ेंगे, एक्स भी और वाई भी, एक्स भी और वाई भी, एक्स भी और वाई भी, कि एक्स में इतना, वाई में इतना। जब दोनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी तब आप कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन है। वन कोऑर्डिनेट यानी एक एक्सिस के अलोंग ही कोई बॉडी चले, एक्स वाई जेड किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, तो मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि आपको कोई भी एक एक्सिस बताना पड़ता है बस उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। और अगर इस तरह एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन में चलती है तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं। और अब आप आ जाओ यहां पर, ये एग्जांपल देखें। आप ऐसा समझ लो कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये आपके रूम का एक नीचे वाला कोना है, ऐसा कोना जहां पर ये आपका फ्लोर है यानी फर्श, ये एक वॉल है और ये एक वॉल है। हर रूम में एक नीचे एक कोना ऐसा होगा जहां पर फ्लोर बाकी दो वॉल्स से मिल रहा होगा, और ऐसा एक नहीं, नीचे चार कोने होंगे, ऊपर भी चार कोने होंगे। आजू बाजू मुंडी घुमाकर देख लो। तो कोई भी एक कोना पकड़ लो और उस कोने को आप ओरिजिन मान लो, और जहां ये फ्लोर इस वाली वॉल से मिलता है वो एक कोई एक्सिस, चाहे आप इसको एक्स मान लें या इसको वाई मान लें, तो फ्लोर पर जो दो एजेस आप देखोगे जहां वॉल और फ्लोर मिल रहे हैं, एक एज यहां पर होगी, एक एज यहां पर होगी, वो एक्स और वाई एक्सिस, यानी आपका ये जो जगह है ये एक्स वाई प्लेन होगा। यहां पर कोई पॉइंट, जमीन पर कोई पॉइंट लोकेट करना होगा तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। और ये जो आपकी ये वाली एज है जहां पर दोनों वॉल्स एक दूसरे को मिल रही हैं, ये वाली एज जेड एक्सिस कंसीडर की जा सकती है। थ्री डायमेंशनल जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। और ये अगर जेड एक्सिस है तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये जगह जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूं, ये आपका वाई जेड प्लेन है। यानी इस दीवार पर अगर कोई छिपकली चल रही होगी इस वॉल पर, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ये इस दीवार पर पोजीशन कोई। और ये वाली दीवार जो है ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। इस पर कोई पॉइंट लोकेट करना होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट के लिए तो आपको पता ही है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो आपके इस 3D सिस्टम में तीन प्लेन्स हैं, एक ये एक्स वाई प्लेन, प्लेन मतलब सरफेस, एक ये वाई जेड प्लेन यानी ये सरफेस, और एक एक्स जेड प्लेन। तो इस फर्श पर कोई चीज चले, इस दीवार पर कोई चीज रेंग रही हो यहाँ इस दीवार पर, वो मोशन इन अ प्लेन यानी टू डायमेंशनल मोशन है, एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई। लेकिन यहाँ ये देखो, इस फर्श से कुछ हाइट पर कोई मक्खी उड़ रही है यहाँ, तो आपको उस मक्खी की पोजीशन लोकेट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लोकेट करोगे तो वो पॉइंट जमीन पर होगा, फ्लोर पर, यहाँ ये यहाँ आपको उससे ऊंचाई पर जाना होगा, यानी ये जो आपका ये कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिएगा, जेड कोऑर्डिनेट भी। तो हवा में कमरे में उड़ती हुई कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल मोशन कर रही होती है, क्योंकि उसको एक्स वाई और जेड से प्लॉट किया जा सकता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड होंगे, ये वाला है पॉइंट।
इस मोशन को मोशन इन 3 डायमेंशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप मोशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कितने टाइप का मोशन होता है। 1 डायमेंशन जिसमें बॉडी एक ही सीधी लाइन पर चलती है और उसको एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए लोकेट करने के लिए उसकी पोजीशन। 2 डायमेंशन जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए। और 3 डायमेंशन मतलब जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मोशन भी हो गए। ये रूम का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि एक मजबूरी ये है कि आप किसी कागज पर खुद भी चाहो तो बना नहीं सकते तीसरा एक्सिस, क्योंकि कागज एक प्लेन सरफेस है 2 डायमेंशनल। तीसरा एक्सिस कागज के बाहर ही होगा। यहाँ पर जैसे आप एक क्यूब भी बनाते हो तो ये 3D इफेक्ट ही शो होता है, लेकिन बनता ये क्यूब कहाँ पर है, इसके सरफेस पर ही। ये जैसे ऐसा शो होता है, जैसे यहाँ पर भी ये शो हो रहा है डायग्राम का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके। ये 3 एक्सिस है, लेकिन प्रैक्टिकली 3 एक्सिस कहाँ पर होते हैं वो आपके रूम में एक कोने को आप ओरिजिन मान के तीनों एक्सिस एजेस को तीनों एक्सिस मान सकते हैं। वो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। तो इस क्लास में आपने मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, रेस्ट, मोशन का रिलेटिव होना, रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म, उनका आपस का रिलेशन, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना, और मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ये सारा टॉपिक सीख लिया है। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होती है उसमें आपको जो टॉपिक्स बताए जाएंगे वो होंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यानी रेस्ट और मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन के बाद मोशन करने में सबसे पहले बॉडी क्या करती है। अगर किसी बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह तक मोशन किया तो मोशन में आप क्या स्टडी करोगे मोशन सीखने के बाद, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने कितना टाइम लिया। डिस्टेंस ट्रैवल करा और टाइम लिया तो उससे मिल गई उसकी स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन। अब आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स का तो फर्स्ट क्लास थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग पार्ट की होती है, और अब नेक्स्ट क्लास से आपका मैथमेटिकल और लॉजिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होता है। तो अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।